Hello everyone, welcome back to Theory of Biology, and in this video we will start a new chapter which is क्लास 12th मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और इस चैप्टर को जब शुरू कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में ही हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन, जो कि हम अबाउट द डीएनए यानी कि एक जेनेटिक मटेरियल जिसकी स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में हम बात करेंगे। और इस पूरे चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि हम वन बाय वन डील करेंगे। सो आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं डीएनए की। देखिए, डीएनए जो है हमारा एक जेनेटिक मटेरियल है और इस जेनेटिक मटेरियल से पहले हम आरएनए को भी जेनेटिक मटेरियल कंसीडर करते थे, जिसको हम आरएनए वोल्ड हाइपोथेसिस में पढ़ते हैं। आरएनए जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है वायरसेस में। इसके अलावा आरएनए जो है उसके कुछ एडिशनल रोल भी है। आरएनए एक अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह काम करता है जो कि पिक करता है डिफरेंट अमीनो एसिड्स को और प्रोटीन सिंथेसिस में अपना रोल प्ले करता है। इसके अलावा आरएनए एक मैसेंजर मॉलिक्यूल की तरह काम करता है जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को मैसेज के फॉर्म में कैरी करता है। ये कैटालिटिक मॉलिक्यूल की तरह भी काम करता है। तो डीएनए और आरएनए दोनों ही न्यूक्लिक एसिड है। इसके कुछ डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जब हम डीएनए की बात करते हैं तो हमारे पास 1869 में हम बात करते हैं डिस्कवरी एंड द फर्स्ट इज इन 1869 फ्रेडरिक मिशेल जो है, इन्होंने पस सेल, सर्जिकल ब्लेड्स की पस सेल से एक सेल के अंदर से एक न्यूक्लिक एसिड को आइसोलेट किया था। उसको नाम दिया था न्यूक्लिन। उसके बाद 1884 में हर्टविग, इन्होंने क्या किया था, 84 में हर्टविग ने बताया था कि जो ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल मटेरियल है वो एक्चुअली में न्यूक्लिन ही है। हम अभी इसको न्यूक्लिक एसिड नहीं बोल रहे हैं क्योंकि अब तब तक उसको न्यूक्लिक एसिड नाम से जाना नहीं जाता था। सिर्फ सिंपली ये पता था कि पस सेल के अंदर से कुछ ऐसा ल्यूकोसाइट सेल्स निकल रही हैं जिसको हमने न्यूक्लिन इसलिए बोला था क्योंकि वो न्यूक्लियस से उसको आइसोलेट किया गया था। तो हर्टविग ने बताया था कि ये जो न्यूक्लिन है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, राइट। उसके बाद थर्ड 1889 में हमारे पास एक और साइंटिस्ट आए थे और उन साइंटिस्ट का नाम था, फ्रेडरिक के स्टूडेंट थे एल्टमन ने क्या किया था, एल्टमन ने इस न्यूक्लिन का नाम चेंज करके न्यूक्लिक एसिड रखा था क्योंकि उसका जो नेचर था वो एसिडिक था, इसीलिए उसको न्यूक्लिन की जगह न्यूक्लिक एसिड नाम प्रोवाइड किया गया था। फ्रेडरिक के स्टूडेंट जिसका नाम हम एल्टमन पढ़ते हैं। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जिनका है वो है कॉर्नबर्ग। देखिए, कॉर्नबर्ग की अगर हम बात करें तो इन्होंने आर्टिफिशियली डीएनए और आरएनए दोनों को सिंथेसाइज किया था इन विट्रो टेक्निक से, यानी कि आर्टिफिशियली डीएनए और आरएनए को फॉर्म करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मेजर कंट्रीब्यूशन है, वो कॉर्नबर्ग की है। कॉर्नबर्ग को नोबेल प्राइज भी मिलता है। इन्होंने सेवेरो ओकाओ के साथ इन 1959 में नोबेल प्राइज शेयर किया था। नोबेल प्राइज किस लिए? सिर्फ आर्टिफिशियली इन विट्रो कंडीशन में डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल को बनाने के लिए। तो आई होप ये मेजर डिस्ट्रिक्ट को जो कंट्रीब्यूशन है
साइंटिस्ट के, क्योंकि इनके हम जो अदर इन्वेंशंस हैं जो इन्होंने दूसरे एक्सपेरिमेंट्स किए वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। किस तरीके से कॉर्नबर्ग ने डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को बेसिकली उसके फंक्शन के बारे में बताया था। तो फ्रेडरिक मिशेल जिन्होंने सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट किया था, डीएनए को पहले न्यूक्लियन के नाम से जाना जाता था। हार्टविग ने क्या किया था, बताया था कि ये जो मटेरियल सेल से निकला है यही ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तीसरा, अल्टमैन ने नाम चेंज कर दिया था, रीनेम कर दिया था, और जो कॉर्नबर्ग है उन्होंने आर्टिफिशियली डीएनए और आरएनए को सिंथेसाइज किया था। उसके बाद हम बात करते हैं अक्रेंस की। अगर हम अक्रेंस की बात करें कि ये जो जेनेटिक मटीरियल है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो जेनेटिक मटीरियल यानी कि डीएनए और आरएनए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, देखिए अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स में, तो प्रोकैरियोटिक सेल में स्पेसिफिकली हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बैक्टीरिया की। हम बैक्टीरिया की बात करते हैं क्योंकि किसी भी बैक्टीरिया में ऑर्गेनेल्स एब्सेंट है, न्यूक्लियस इज ऑल्सो एब्सेंट। सो बेसिकली न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, यानी कि द डीएनए और द जेनेटिक मटीरियल इट इज नॉट enclosed by any boundary, तो इट इज just as it is present freely into the cytoplasm. So this genetic material it may be circular as we had already talked about the plasmid, जो कि फैक्ट्री की तरह काम करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं। तो ये हमारे पास प्लाज्मिड है जो कि बैक्टीरिया में प्रेजेंट है। दे आर ऑल्सो डीएनए। ये आपके पास क्रोमोसोमल मटीरियल है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटीरियल है, राइट। सो इस तरीके से डीएनए सेल के अंदर प्रेजेंट है, बैक्टीरियल सेल के अंदर। इसके अलावा किसी भी नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल, जिसमें हम प्लांट सेल और एनिमल सेल की बात कर सकते हैं, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर पोर होते हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, और इसके अंदर क्रोमेटिन के फॉर्म में ये मटेरियल प्रेजेंट होता है। अगर हम क्रोमोसोम की बात करें, क्रोमोसोम, तो इस क्रोमोसोम के अंदर मेजर दो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। एक होता है आपके पास प्रोटीन और दूसरा होता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन में हम हिस्टोन प्रोटीन की बात करते हैं, हिस्टोन प्रोटीन। तो यूकैरियोटिक सेल में ये हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, बट प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। अब हम बात करते हैं डीएनए कंटेंट की। डीएनए कंटेंट यानी कि किसी भी सेल के अंदर डीएनए का कितना कंटेंट प्रेजेंट होता है। Although the DNA content is mostly constant in all the different cells of any species, but the number of DNA content it gets doubled before the cell division. क्योंकि हम देखते हैं कि किस तरीके से मियोसिस डिवीजन जब होता है तो उसमें नॉर्मल सोमेटिक सेल अपने क्रोमोसोम मटेरियल को रिड्यूस टू हाफ कर देती है, तो हमारी जो गैमीट सेल्स होते हैं उसमें डीएनए कंटेंट हाफ हो जाता है। बट जब सेल अपने आप को डुप्लीकेट करती है तो सिंथेसिस फेज में वो डबल हो जाता है। हम कुछ डीएनए कंटेंट की एक एग्जांपल के फॉर्म में देख लेते हैं, जैसे कि अगर हम बैक्टीरियोफाज की बात करें, बैक्टीरियोफाज की बात करें तो बैक्टीरियोफाज में जो न्यूक्लियोटाइड है, देखिए द डीएनए इट इज अ लॉन्ग पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन and the length of the DNA it is defined by the number of nucleotides, or we can say the number of base pair present in it. So we have few example, जैसे कि बैक्टीरियोफाज में 386 न्यूक्लियोटाइड्स मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें बैक्टीरियोफाज लैम्डा में, तो उसमें 48,502 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल है। आप एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि ई कोलाई। ई कोलाई के अंदर हमारे पास 4.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ बेस पेयर ऑफ डीएनए प्रेजेंट होता है। हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन जीनोम
haploid content of human genome, अगर हम इस वाले एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे आपके पास इट इज करें तो यहाँ पे 3.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ बेस पेयर ऑफ डीएनए कंटेंट प्रेजेंट होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस इंट्रोडक्शन। आज हमने सिर्फ इतना पढ़ा है कि किस तरीके से डीएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर रहा है, कुछ मेजर इन्वेंशंस हमने पढ़ी और कुछ एग्जाम्पल्स जो कि डेटा के फॉर्म में क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ द डीएनए। डिटेल में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एडेनिन, गुआनिन यानी कि प्यूरिन्स और पिरिमिडिन की स्ट्रक्चर किस तरीके से एक दूसरे के साथ ज्वाइन होगी, किस तरीके से व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड एंड द न्यूक्लियोसाइड। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस दैट पार्ट। सो आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो समझ में आया है, टॉपिक समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।